प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज इन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। 20 तारीख को पैनामा गेट का फैसला आया और उसके बाद जीआईटी बनाने के लिए कहा 7 दिन का कहा गया था, 7 दिन के अंदर अंदर, जो कि कल दोपहर के 2 बजे यानी येस्टरडे ख़त्म हो गए वो 7 दिन। बहरहाल जीआईटी तो अभी बन नहीं पाई। एक जज साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, अब कब बनेगी वो मालूम नहीं है। लेकिन हमने ये देखा कि जो सियासी अखाड़ा, जो हम पहले रोज़ से कह रहे थे कि ये अब एक सियासी अखाड़ा ही बन गया है, जब जजमेंट आई है उसके बाद तमाम सियासी जमातों ने भले से आप कहें कि इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है, लेकिन बड़े ज़ोरों शोरों से आप देख रहे हैं कि हर जगह जलसे हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले PMLN ने जलसा किया वहाँ KPK में, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब खुद कल जा रहे हैं उकाड़ा में, रिनाला खुर्द में जलसा करेंगे। और इमरान खान साहब का आज पहला मेजर जलसा है जब से जजमेंट आई है। उसके बाद इमरान खान साहब खुद भी कल जा रहे हैं कराची, इतवार को कराची जाएंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब, आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में इतने मुतहरिक नहीं हुए जितने अब हैं। वो KPK में गए हैं और कहा जा रहा है कि वो पंजाब में भी अपने जलसे फिर से शुरू करें, जोर पकड़ें। तो ये तो है सिलसिला जलसों का। आज इमरान खान साहब का जो जलसा है वो बड़ा अहम है, इस वजह से अहम है, पहला जलसा है जैसे हमने कहा जब से जजमेंट आई है उसके बाद। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने, जैसे कि आसिफ अली जरदारी साहब भी कह रहे हैं और जमात इस्लामी भी कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो कह रहे हैं जीआईटी के फैसले से, उसकी फाइंडिंग से पहले ही इस्तीफ़ा दें, क्योंकि जीआईटी की जो काम है उस पर आपका यहाँ होना है वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो अब क्या आज जो जलसा है वो कोई तहरीक ऐसी शुरू कर पाएगा जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब इस तरह की तहरीक के जोर पकड़ने से वो रिज़ाइन कर देंगे, या फिर जो कानूनी सूरत हाल है वही आगे नवाज शरीफ साहब पर प्रेशर डालेगी या नहीं डालेगी। उस हवाले से हम ये बताते चले नाज़रीन, जो हमें ख़बर है वो तो ये है कि हुकूमत को सख्त रिजर्वेशन है जीआईटी पे। हमें ये भी बताया गया कि बड़ी ये भी बातचीत हो रही है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके दोनों बेटे इसमें उसके सामने अपने आप को पेश करेंगे या नहीं जीआईटी के सामने। ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 रोज़ पहले एक क्लोज मीटिंग की जिसमें कि लॉयर जो हैं हारिस साहब वो भी थे, मखदूम अली ख़ान साहब भी थे और अशतर औसाफ साहब भी थे। और उसमें ये भी बात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं उन्हें 6-8 महीने कम से कम चाहिए अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, कहा जा रहा है 12 प्रोजेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे 6 महीने के अंदर अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर साहब टाइम चाहते हैं। और ये भी सवाल उठा उधर और बहुत ही संजीदगी से इस पर गौर किया गया कि कोई रिव्यू पटिशन फाइल करें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उनके ख़ानदान की तरफ से, जो कि बात अजब होगी क्योंकि आपको याद है कि मिठाइयाँ वगैरह बांटी गई, दोनों तरफ से मिठाइयाँ बांटी गई। तो ये नाज़रीन एक सूरत हाल है जिस पर अभी हम बात करेंगे और जलसे पर भी हम आपको ले जाते जाएंगे। आप लाइव फुटेज देख रहे हैं। इमरान खान साहब 9 सवा 9 बजे तकरीर करेंगे, उस वक्त हम जाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंसार अब्बासी साहब, सीनियर एस्ट हैं, जंग से और न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है और आपको मालूम है कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बड़ी इनकी नज़र है इन चीज़ों पे। वेलकम टू द प्रोग्राम अंसार साहब। और नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर नदीम अफजल चंद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द प्रोग्राम नदीम साहब। जी थैंक यू जी। अच्छा, ये नाज़रीन कुछ जो इस वक्त सूरत हाल है जिसके पस मंज़र में हम देख रहे हैं कि ये इस वक्त होने जा रहा है, जलसा शुरू हो गया जलसा। तो पहले आपसे पूछती हूँ मैं अंसार, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो जलसे की अहमियत है और क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो सही मानों में, चूँकि एक आखिरी साल अब PMLN गवर्नमेंट का है, तो जो इलेक्शन कैंपेन मेरी नज़र में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ज़ाहिर है उनकी नज़र अब 2018 के इलेक्शंस के ऊपर है और उसके लिए अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, मेरा ख्याल है कि उनके पास एक बड़ा पावरफुल और बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का इन द शेप ऑफ पनामा केस एक ऐसी चीज़ है, एक्सप्लोसिव है कि जी आप डिफेंसिव के ऊपर रख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को और PMLN को।
तो बेसिकली मेरा तो ख्याल यही है कि एक प्योर पॉलिटिक्स है इस वक्त, और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को वैसे पता है कि शायद आसान नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ रिज़ाइन कर दें, लेकिन तैयारी है 2018 के इलेक्शंस की है, और अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी अपोजिशन की। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो स्टेप डाउन करते हैं और उनकी जगह कोई दूसरा शख्स आता है PMLN का, तो उसको भी अपोजिशन नहीं रहने देगी। PMLN की गवर्नमेंट फिर नहीं सर्वाइव कर सकती और फिर नए इलेक्शन की तरफ शायद जल्दी जाना पड़े जी। अगर ये कामयाब हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देने के ऊपर मजबूर करने में, जो कि मेरा ख्याल है कि मुश्किल होगा। नदीम अफजल चंद साहब, आपके भी लीडर आसिफ अली जरदारी बड़े गैर मुतवक्का तरीके से बड़े मुतहर्रिक हो गए और वो भी कह रहे हैं इस्तीफा। तो क्या लगता है आपको, आज इमरान खान जो जलसा करने जा रहे हैं उस हवाले से और आपके अपने जो जलसे हो रहे हैं, क्या प्रेशर बनेगा नवाज शरीफ साहब पर? देखिए जी, मियाँ साहब के ऊपर एक प्रेशर तो बहुत ज्यादा है कि जब से मियाँ साहब ने प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये दूसरी दफा उसके बाद से, जब मुशर्रफ के दौर के बाद से लेकर एक ऐसा मीडिया, एक ऐसी कैंपेन चलाई गई कि मियाँ साहब बड़े मसीहा हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं, उनके वज़रा बड़े ऑनेस्ट हैं, उनकी ईमानदारी है और बाकी सारे लोग करप्ट हैं, सिर्फ मियाँ साहबान एक ऐसी फैमिली है जो ईमानदारी के ऊपर पूरा उतरती है, 62-63 पे पूरा उतरती है। लेकिन कुदरत ने एक ऐसा उनसे इंतकाम लिया कि एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आ गई और पनामा का इशू फिर अवाम के अंदर अवाम का इशू बन गया और फिर अदलिया के पास चला गया। जो यकीनन एक थर्ड अंपायर थी, जो डेमोक्रेटिक तरीके से मैं समझता हूँ थर्ड अंपायर अदलिया को ही होना चाहिए था। और अदलिया के फिर 5 जजों में ने पांचों ने फैसला दिया कि मियाँ साहब इनमें गॉड फादर भी हैं, मियाँ साहब अमीन भी नहीं है, मियाँ साहब करप्ट हैं, मियाँ साहब के फ्लैट भी गलत है, खत भी गलत है, सारी चीजें। 2 जजेस ने कहा कि उनको फौरन चले जाना चाहिए, 3 ने कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अब ये देखना ये है कि मियाँ साहब अगर तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो ऑलरेडी जो जजेस लिख चुके हैं, अब उससे नीचे तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उससे ऊपर ही लिखा जाएगा। और जब उससे ऊपर लिखा जाएगा तो फिर मियाँ साहब की मॉरल पोजीशन तो ऑलरेडी भी कमजोर हो चुकी है, जो एक थी और जो मैं समझता हूँ कि चंद इदारों ने और एक सेक्शन ऑफ मीडिया ने मिलकर बनाई थी, जो हकीकत बिल्कुल नहीं थी। तो वो परसेप्शन जो जी बताइएगा, नहीं आपकी बात सुन रहे हैं जी। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त मियाँ साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर है और JIT जो एक मुलजमों की बनाई जाती है, जिसकी FIR होती है, आज स्कैंडल में जिस तरह JIT भी बनी और फिर ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की FIR भी हो गई, तो अब JIT की ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान FIR को लॉन्च होती है, कोई नैब में रेफरेंस होता है, क्या होता है ये भी अब अभी कैसी चीजें हैं। ठीक। आप नदीम अफजल चंद साहब, आप तो बात कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं ना कि मॉरल प्रेशर है, एक तरफ लीगल जो भी डेवलपमेंट्स हैं, साथ साथ मॉरल प्रेशर की बात कर रहे हैं आप। जाहिद हुसैन साहब हैं नाज़रीन हमारे साथ, एनालिस्ट, ऑथर, कॉलम नवीस। वेलकम टू द प्रोग्राम जाहिद। जाहिद, ये जो अभी आप देख रहे हैं इमरान खान साहब का जलसा शुरू हो गया है, इस जलसे को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये वो पॉलिटिकल प्रेशर डाल पाएगा, बढ़ाएगा नवाज शरीफ साहब पे कि वो रेजिग्नेशन की तरफ जाएं? देखिए, ये जलसा मेरा ख्याल लगता तो देखने में बहुत अच्छा है और मेरा ख्याल ये कि लोग मोबिलाइज भी हो गए, इनकी जलसे में हमेशा लोग आ जाते हैं। लेकिन इसके ये नहीं कहा जा सकता है कि इन जलसे की वजह से जो है वो वज़ीर आज़म दे देंगे। यकीनी तौर पर उसका एक दबाव तो होता है, लेकिन इस किस्म का दबाव नहीं है वज़ीर आज़म से कि जो है जैसे आमतौर पर अगर फर्क कीजिए कि पूरे मुल्क में इनके जलसे हो रहे होते और जो है वो किसी हद तक जो है वो आवाम मुतहरिक हो जाती, तो शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक जलसे से जो है वो तो फोर्स किया जा सकता है कि उसमें। जी, यकीनन एक जलसे से फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन नाजरीन सवाल ये उठ रहा है कि क्या 10 भी जलसे हो जाएं, 20 भी जलसे हो जाएं, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब का मूड लग रहा है कि वो इस तरह की तहरीक के नतीजे में रिजाइन करेंगे या फिर ये तहरीक जो है इलेक्शन के दिनों में काम आएगी इन पार्टीज के? नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम ये गुफ्तारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस। DNA पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में PTI का जलसा हो रहा है, पहला जलसा जब से पनामा केस की जजमेंट आई है। और ये कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि बड़ी जो परेड ग्रेड ग्राउंड है वो भरी हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं गाहे बगाहे वहाँ से लाइव सीन्स भी। और नंबर्स का ना पूछे हमसे, तलाल चौधरी साहब ने तो अपनी नंबर गेम शुरू कर दी। उन्होंने कहा 7,000 जो वहाँ लोग मौजूद हैं, कोई कह रहा है 15, कोई कह रहा है 30,000। PTI का अपनी एस्टिमेट होगा, लेकिन बहरहाल इट्स अ वेल अटेंडेड जलसा। आप देख रहे हैं लोग काफ़ी हैं वहाँ मौजूद इस वक्त। और हमारे साथ हमें ज्वाइन किए नाज़रीन मज़हर अब्बास साहब ने। तो इस वक्त एनालिस्ट का पैनल है हमारे साथ। मज़हर, आपने हमें ज्वाइन किया, ये बताइएगा कि ये आज का जो जलसा है उसका तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो ये कि जी तहरीक चलाएं ताकि मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन करें। आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी मेरा ख्याल है नसीम, बुनियादी तौर पे मुझे लग ये रहा है कि ये दबाव बरकरार रखने वाली स्ट्रैटेजी है जो इमरान खान हमेशा से करते आए हैं। वो जब क्रिकेट में थे जब भी एक एग्रेसिव कप्तान के तौर पे जाने पहचाने जाते थे, और जब सियासत में आए वो तो सियासत में उन्होंने खास तौर पे पिछले चंद सालों में उन्होंने वो अपना एग्रेशन जो है वो दोबारा रिवाइव किया है और उसको बरकरार रखना चाहते हैं। उसके बीच में उनको हमने देखा कि कई मरतबा उनको सेटबैक हुए, लेकिन कहीं भी उन्होंने वो इम्प्रेशन नहीं दिया कि वो उस सेटबैक की वजह से बहुत डिमोरलाइज हो गए। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि उस सेटबैक को जो है वो अपने वर्कर्स तक ट्रांसलेट ना होने दें। तो ये एक उनकी स्ट्रैटेजी जरूर रही है, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हमने 2013 से ऑनवर्ड देखा है कि उन्होंने बहुत से प्रेशर्स किए हैं। उन्होंने बहुत 2014 का 126 दिन का धरना भी देखा हमने, उसके बाद भी मुख्तलिफ उसमें देखा। ये पहली मरतबा है कि वो एक हाई मॉरल ग्राउंड पे तो आ गए हैं, और वो इस वजह से आ गए हैं कि पनामा पिछले 1 साल से जो चल रहा है उसकी वजह से नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जो है एक बहुत ही डिफेंसिव पोजीशन पर है, क्योंकि ये जाहिर है पाकिस्तान के किसी अखबार की इर्तिका नहीं है, पाकिस्तान के किसी अखबार ने इस चीज को नहीं डिस्क्लोज किया, ये वर्ल्ड वाइड हुआ है। नवाज शरीफ साहब की हैंडलिंग जो है वो अभी तक उस लिहाज से कंपोज हैं कि वो उसको लीगल ग्राउंड पे देखना चाहते हैं। उन्हें पता है कि सूरत हाल उनके लिए कोई बहुत बेहतर नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसमें भी वो बेल आउट नहीं हो रहे, इसमें भी उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल रही, लेकिन एक उनको लाइफलाइन जरूर मिली है, और उस लाइफलाइन से वो क्या वो ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू विक्ट्री, ये अभी देखना है। तो इमरान खान ये समझ रहे हैं, वो GIT पे दबाव रखना चाहते हैं। उन्होंने नैब के चेयरमैन के खिलाफ भी रेफरेंस फाइल कर दिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसके लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी। तो वो जो एक दबाव वाली टैक्टिस इमरान की शुरू से रही है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क एलिमेंट मौजूद है
کہ اگر JIT کے نتیجے میں نواز شریف صاحب اس سے نکل آتے ہیں تو پھر عمران خان کے لیے آئندہ انتخابات میں صورتحال بہت اچھی نہیں رہے گی. اچھا، آپ بڑی بات کی آپ نے، جی بڑی بات کی. میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. ذرا میں چاہتی ہوں ندیم افضل چند صاحب سے پوچھیں. یہ ابھی کہہ رہے تھے مظہر عباس صاحب کہ اگر JIT سے نکل آئے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تو پھر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو الیکشنز کے لیے بڑی ایک تقویت زیادہ ملے گی. چند صاحب دیکھیں نسیم، دو قسم کی جنگ ہے. ایک ہے لیگل جنگ، ایک ہے مورل جنگ ہے، اور ایک پولیٹیکل جنگ ہے. میں سمجھتا ہوں جو لیگل جنگ ہے وہ میاں صاحب کو شاید اس طرح نہیں پکڑا جا سکا جس طرح ایک وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے، اور جس حد تک کوئی پکڑا جاتا ہے اس حد تک میاں صاحب پکڑے گئے ہیں. لیکن جو پولیٹیکل جنگ ہے، جو مورل گراؤنڈ کے اوپر لڑائی ہے، وہ میاں صاحب ہار چکے ہیں. اب میاں صاحب گورنمنٹ میں بھی ہیں، PTV بھی ہے، اور بھی بڑے بڑے اچھے اچھے دانشور بھی ان کی حمایت میں ہیں. تو ان ساری صورتحال میں ٹی پیک کبھی کبھی افتتاح کہیں کر رہے ہیں. اس ساری ہائی مورل گراؤنڈ کو اس وقت جو ہائپ کریٹ کی انہوں نے، اس میں بھی اس وقت میاں صاحب بہت کمزور فوٹنگ پہ جا رہے ہیں. لیکن جب تھوڑا سا فیئر الیکشن ہوگا، جب الیکشن کا ماحول گرم ہوگا، جب کیئر ٹیکر حکومت ہوگی، تو میاں صاحب کا یہ لاؤ لشکر نہیں ہوگا. تو اس وقت میاں صاحب کس جگہ پہ نہیں کھڑے ہوں گے. میاں صاحب یقیناً عوام کے اندر بڑی اپنی جنگ ہار چکے ہیں. بالکل پبلک سمجھتی ہے کہ میاں صاحب کی چوری پکڑی گئی ہے. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، یہ اب ڈیپینڈ ان پہ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اکٹھے ہو کر کوئی الائنس بنا کر میاں صاحب کے خلاف ایک ایسا ایکشن کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جائیں. بے شک ان کے نظریاتی اختلاف ہو، کہ سوچ میں فرق ہو، لیکن اگر انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ کا احتساب ہونا ہے، اس ملک کے ایگزیکٹو کا احتساب ہونا ہے، تو پھر یہ بہترین موقع ہے اس شروعات کرنے کا. اور میں سمجھتا ہوں جو اس سے پیچھے ہٹے گا وہ پھر احتساب میں مخلص نہیں ہوگا. جی اچھا، JIT کے حوالے سے زاہد میں آپ کے پاس آؤں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ JIT کے نتیجے میں اور جو بھی کہہ رہے ہیں چند صاحب کے لائف لائن ملی ہے. بٹ بیفور آئی کم ٹو یو، یہ بتائیں جو انصار ابھی بات کریں ندیم افضل چند صاحب کے اپوزیشن سب ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے، اب آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، جو میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ہے چند صاحب کی، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پولیٹیکلی اگر آپ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپوزیشن کو ود ون وائس آنا پڑے گا. اور آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں کہ اگر سٹنگ گورنمنٹس کو اگر کوئی سیریس چیلنج ہوا، وہ ہمیشہ اسی وقت ہوا ہے جب اپوزیشن ساری یونائٹڈ تھی. میں ساری اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا، لیکن دو پولیٹیکل پارٹیز بڑی وائٹل ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI بہت وائٹل ہیں. اگر آپ نے واقعی نو کرنا ہے پرائم منسٹر کو کہ وہ استعفے کے بارے میں سیریسلی سوچیں، تو اس کے لیے ان دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا ہونا پڑے گا. لیکن مجھے حالات ایسے لگ نہیں رہے، بیکاز آپس میں اتنی زیادہ فرکشنز اور اتنی زیادہ آلریڈی بیڈ بلڈ ہم نے دیکھا ان دا ریسنٹ ایئرز. اور اس میں یہ جو 1 پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں میرا خیال ہے جو ریلیکٹنس زیادہ ہوگی وہ آن پارٹ آف PTI ہوگی. میرا خیال ہے کہ زاہد کے آپ یہ انصار بات کریں کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں دیکھا ہے، ہم تو کہیں گے پچھلے 1 ہفتے میں ہم نے دیکھ لیا کہ PTI اور پیپلز پارٹی کا، اگر میں یہ کہہ دوں وداؤٹ کوشن کہ آؤٹ آف دا کوشچن ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں. وڈ یو اگری؟ وہ تو منشی لگاتا ہے، لیکن ایک تو یہ اگر یونائٹ نہ بھی ہو، ایک جو چیز آج کے سامنے دونوں مقصد آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو بہت یہ تو ہوتا باقی اپنے طور. اچھا، کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، ذرا پرابلم کوئی آواز کا. مظہر، اگر میں آپ کے پاس آؤں اور یہی سوال آپ کے سامنے رکھیں، ہم PTI اور پیپلز پارٹی کا تو لگ رہا ہے کہ PTI نے بڑی کلیئرلی ڈیسیجن لے لیا ہے کہ وہ نہیں ساتھ چلیں گے پیپلز پارٹی کے. PTI کا کہنا ہے، ان کے لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی پیناما کیس ہم اتنا آگے لے کے گئے ہیں، کریڈٹ ہم لیں گے، ہم کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں؟ وائی شوڈ وی گیو دیم دا پولیٹیکل ایڈوانٹیج؟ جی مظہر. جی اچھا، تو ہم اینالسٹ سے تو پوچھ رہے ہیں، ندیم افضل چند صاحب آپ ہی کے پاس آ جاتے ہیں واپس. حالات جی جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا ٹھیک ہے اس میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف اس ساری
सारी बातें साबित होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की जज के बावजूद, अगर नवाज शरीफ अपोजिशन एक वॉइस इकट्ठी होकर मियां साहब को घर नहीं भेजती, तो फिर इस मुल्क के एहतसाब के निजाम पर, इस मुल्क की मॉरलिटी पर फिर पॉलिटिकल जमातें क्या जवाब देगी कल को, कि हम अपने छोटे छोटे इख्तलाफात की बुनियाद पर हमने अपना बड़ा टारगेट अचीव नहीं किया। तो फिर मैं समझता हूँ जो भी इत्तेफाक के मामले में पीछे हटेगी, जो भी इस इस्तीफा के मामले में, जो भी मॉरलिटी के ऊपर पीछे हटेगी, खा वो पीपल्स पार्टी हो, खा वो पीटीआई हो, फिर वो कौम के सामने मुजरम होगी। पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी, जो हटेगी वो कौम के सामने मुजरिम होगी। इस वक्त नाज़रीन हमें ज्वाइन किए राना सनाउल्लाह साहब ने, मिनिस्टर हैं, पंजाब गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर हैं, और ये कहा जाता है कि पीएम हाउस से भी इनका बहुत ही डीप लिंक है, जितना सीएम से उतना पीएम से, और स्पोक्स पर्सन आप देख रहे हैं ये इस वक्त हुकूमत के हैं इस इशू पे, पनामा केस पे। जी राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि ये बात दुरुस्त है जो कही जा रही है कि हुकूमत रिव्यू में जाएगी इस इशू पे? देखिए, इस हद तक तो मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि ये मामला जो है ये अंडर कंसिडरेशन है जी, और जो हमारे लॉ ऑफिसर्स या कंसल्टेंट्स हैं उसके ऊपर इसके ऊपर बात हो रही है। और आपको मालूम है कोई भी मामला हमेशा जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव मार्ग होते हैं। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी तो ये राय है कि हमें जाना चाहिए, रिव्यू में जाना चाहिए, ओवरवेलमिंग जी। अच्छा जी, जो पॉलिटिकल लोग हैं, ठीक, जो अब इसमें जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, जो लीगल टीम है, उनसे हमारी भी कई दोस्तों से बात हुई है और दूसरे लेवल के ऊपर भी जो है वो इसके ऊपर कंसल्टेशन हो रही है। उसमें कुछ ये चीज़ आड़े आ रही है कि रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होता है। फैसले में जो बहस हो रही होती है या जो इख्तलाफी नोट होता है वो फैसला नहीं होता जी। तो फैसले के खिलाफ आप रिव्यू कर सकते हैं, इख्तलाफी नोट जो है वो फैसला नहीं है। लेकिन राना साहब कोई टेक्निकल हिच नहीं आती, राना साहब तो मैं समझता हूँ कि इख्तलाफी नोट जो है उसमें जिस किस्म का वो गॉड फादर एक बीच में कोई किरदार लाया गया है और अतालवी नावल और इस किस्म की उसमें जो है वो रेफरेंसेस दिए गए हैं, वो तो पूरी कौम के साथ जो है वो एक मजाक के मुताबिक जी है। जी तो जी बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर जो है वो जी जाहिर है। अब आप गॉड फादर जो उन्होंने जस्टिस खोसा साहब ऑनरेबल जज ने जो लिखा है, आप उस पे तो नहीं जा सकते रेफरेंस लेके, लेकिन ये बताइएगा कि जीआईटी पर ये कहा गया है, जो हमें पता चला वो ये कि हुकूमत में बहुत से हलकों को जीआईटी के हवाले से बहुत से सवालात हैं। ये भी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके दो बेटे जीआईटी के सामने नहीं पेश होंगे, तो ये इंप्रेशन आ रहे सामने। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कौम के सामने जब खिताब था तो उस वक्त ये कहा था कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने जा रहा हूँ, मैं उनसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो कमीशन बनाएं और हम उस कमीशन में जो है वो पेश होंगे और उस कमीशन जो है वो शफाफियत के साथ इंक्वायरी करे और हम जो है वो उस इंक्वायरी कमीशन के सामने जब वो पेश होंगे। तो ये तो वही बात हुई है जो प्राइम मिनिस्टर ने 8 अच्छा तो पेश होंगे जीआईटी के सामने, प्राइम मिनिस्टर साहब भी, उनके घर वाले भी। ये बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा की इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि वो उकाड़ा से जल्दी इलेक्शन लड़ेंगी, आप उसकी तस्दीक करते हैं या आप उसको रिजेक्ट करते हैं? देखें, इस बारे में जो पार्टी लीडर हैं उन्होंने कोई फैसला तो इस बारे में नहीं किया, लेकिन बहरहाल मरियम नवाज ने इलेक्शन भी लड़ना है, सियासत वो कर रही है, उन्होंने आगे करनी भी है, तो इसमें तो कोई जो है वो दूसरी राय नहीं है। सियासत तो वो कर रही है और सियासत जिस आदमी ने करनी है तो उस आदमी ने फिर इलेक्शन तो कभी ना कभी जो है वो जब भी मुनासिब समझेंगे तो उन्होंने इलेक्शन जो है वो तो लड़ना ही है। ये हम कह रहे हैं कि 2018 से पहले, यानी कि आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि महीने के अंदर अंदर मरियम नवाज साहिबा उकाड़ा से इलेक्शन लड़ेंगी। इसको रूल आउट नहीं आप कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन ये है कि अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। फैसला नहीं हुआ। इमरान खान साहब का जलसा है, काफी लोग कह रहे हैं कि क्राउड है, कोई 15,000, कोई 30,000, कोई 40,000 कह रहे हैं।
शायद पीटीआई वाले ज्यादा भी कहें, और एक ही डिमांड है कि गो नवाज गो, और उधर से चंद साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई साथ जुड़ जाए तो फिर गो नवाज गो होना पड़ेगा। क्यों राणा साहब? ये जो है ना, दो क्या, ये इस तरह के जो बाकी भी 8-10 और जो है ना, ये सारे जुड़ जाए ना, तो इंशाअल्लाह ताला ये गो नवाज गो भी नहीं होना, और जो है ये इलेक्शन भी 18 से पहले नहीं होना। इंशाअल्लाह 31 मई 2018 को इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ जो है वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे। उसके बाद अगले जो है वो 60 दिन में जो है वो इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन में फिर पता चल जाएगा कि कौन जो है वो कितने पानी में है। ये जलसा खेलते रहे, ये जो है ये रैलियां खेलते रहे, जब ये हल्कों में आएंगे ना तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम इनको बताएंगे कि हल्कों में वोट जो है ना वो इन चीजों से नहीं मिलते। इलावा एक चीज के राणा साहब, अगर जीआईटी की कोई फाइंडिंग ऐसी आ गई, उस सूरत में शायद आप का जो सिनारियो शायद वो तब्दील हो। नहीं ज़ारा साहब, आप मुझे ये बताएं कि वो आपने 13 जो पॉइंट हैं जो जीआईटी के QRs हैं 11 वो आपने पढ़े हैं? जी हाँ, बिल्कुल पढ़े। तो आप मुझे बताएं कि उन पॉइंट में से किस पॉइंट के ऊपर जो है वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, या मरियम नवाज के खिलाफ, या इसहाक डार के खिलाफ, या कैप्टन सफदर के खिलाफ कोई बात आएगी? नहीं सर, वो बिजनेस की डिटेल मांग रहे हैं राणा साहब। सुन ले ना जी, सुन तो ले, सुनाए। पॉइंट जो है वो 3 साहिबान के खिलाफ जो है वो उनके गिर्द घूमते हैं। एक मियां शरीफ साहब हैं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो इस दुनिया में अपने किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। 2 हैं, एक हुसैन नवाज साहब हैं, एक हसन नवाज साहब हैं। वो दोनों ना सियासत कर रहे हैं ना उन्होंने करनी है। वो उनको ये जो है वो जब इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे वो पेश भी होंगे, जो सबूत उनके पास है वो इंशाल्लाह पेश करेंगे इनको। जी, लेकिन उन्होंने तो पीएम साहब के हवाले से तो खास कहा है ना कि पीएम साहब ने ये बात कही, तो पीएम साहब को तो वो ले आए उन 13 सवालों में। बहरहाल 13 सवालों में पीएम साहब किसी सवाल में नहीं आते। वो गर्ल्स सवाल तो जो है वो तो मियां शरीफ साहब ने जो कारोबार किया उससे मुतल्लिका है। 2 सवाल है कि ये जो मियां शरीफ साहब का बेटा वज़ीर आज़म नहीं है, हसन नवाज हुसैन नवाज का वालिद वज़ीर आज़म नहीं है, फिर कैसे आएंगे वो? भाई बात ये है कि अपना चंद साहब जी हर फर्द जो है वो अपने किए का जो है वो खुद जिम्मेदार है। राणा साहब, हर फर्द का घर का सरबराह जिम्मेदार होता है, जिसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो। वो जवाब देंगे वो अपने कारोबार का जवाब देंगे, चलो जो है आप वो कहते हैं तो आप मान जाते हैं। वैसे कौन ये मानने को तैयार नहीं है? नहीं देखिए, नहीं चंद साहब आपकी बात और माजद के साहब राणा सनाउल्लाह साहब की बात भी नहीं है। हम तो जो सवाल हैं 13, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ तकरीर में बातें की थी, उस हवाले से वो सवाल उठते हैं ना राणा साहब। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और बहुत से अहम सवालों के जवाब दिए। नाज़रीन, राणा साहब ने यह भी कहा मरियम नवाज साहिबा का रूल किया जा सकता, और उन्होंने ये भी अहम बात की है कि प्राइम मिनिस्टर कैंप में जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ओवरवेलमिंग, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो कह रहे हैं कि रिव्यू में जाएं तो ये जो जजमेंट आई है उस हवाले से। तो हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस गुफ्तगू को अपने पैनलिस्ट के साथ, एनालिस्ट के साथ जारी रखेंगे। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए?
सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर लाकर सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त परेड जो ग्राउंड है उधर जलसा शुरू हो गया है।
शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको लेके चलेंगे जब इमरान खान साहब वहाँ तकरीर शुरू करेंगे। ब्रेक से पहले आपने सुना राना सनाउल्लाह हुकूमत के अहम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2-3 अहम बातें की। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कहा कि अगले 28 और 30 दिनों में वो बाई इलेक्शन लड़े तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ओवरवेलमिंग जो इस वक्त सोच है पॉलिटिकल लोगों में मियां साहब के प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द, वो ये है कि रिव्यू में जाएं। तो अब ये मज़र आपने सुनी बात इनकी, आप को क्या लग रहा है? देखिए ना, रिज़ाइन करने का तो लग नहीं रहा मूड बिल्कुल भी। जो भी तज्जिया हो रहा है रेजिग्नेशन के हवाले से, हमें लगता है कि अनलेस कोई ऐसी तहरीक निकले बाहर और लॉयर्स की तहरीक मसलन अगर वो जोर पकड़ती है, इस तरह की सूरत में शायद प्रेशर पड़े, मज़र अदरवाइज नहीं लगता। जी देखिए, प्रेशर दो तरह के होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमें पीएनए या एमआरडी की शक्ल में नजर आए। आज की तहरीकों की शक्लें मुख्तलिफ हो गई हैं। अब जैसे धरना दिया जाता है या असेंबलियों से इस्तीफे तगौर किया जा सकता है, और मुझे नहीं समझ में आता कि अगर जॉइंट अपोजिशन कलेक्टिवली इस्तीफे दे दे तो फिर नवाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा प्रेशर तो वो होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं मजहर। जाहिद ये कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा जॉइंटली पार्लियामेंट से दे दे ऑपोजिशन, जाहिद उसके इम्कानात तो कम दिखाई देते हैं। हाँ, मुझे उसके इम्कानात तो बिल्कुल नजर नहीं आते हैं कि ऐसा होगा कि दोनों पीपल्स पार्टी और आपकी पीटीआई बिल के ये फैसला करें कि वो पार्लियामेंट से इस्तीफा दें। देखिए, एक चीज ये बात तो सही है, तो वज़ीर आज़म कितने कमजोर थे और पहले 3-4 साल जो फैसला आया है वो इनके हाथ में नहीं। ये मेजॉरिटी बात करें लोग, वो भी इनके हाथ में नहीं है। और एक और बात सबसे पहले भी आप सवाल किया था जेआईटी के हवाले से, तो उसमें जो चीज ये लोग नहीं कर रहे हैं हुकूमत वाले, वो ये थी कि जो अब जो है TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो जेआईटी बने 12 नुकात, वो एक चार्जशीट है वज़ीर आज़म के खिलाफ, और वो सिर्फ वज़ीर आज़म और उनके बच्चे जो है उसका जवाब देंगे। उसमें अब अपोजिशन का कोई रोल नहीं बनता। तो मेरा बिल्कुल नहीं है, मतलब वो तो आप जो जेआईटी बनी है वो तो पीटीआई को या किसी और को तो नहीं बुलाएंगे उसमें, ना वो ना उनके ऊपर है कि वो एविडेंस दे। उसकी भी सीधी बात जो है वो 12 नुकात है, उसकी क्लैरिफिकेशन करनी होगी वज़ीर आज़म को। तो ये बात तो सही है कि इस वक्त बहुत कमजोर हैं, लेकिन ये कि उनका इरादा बिल्कुल नहीं है कि इस्तीफा दें। और मेरे ख्याल जिस चीज से फायदा उठा रहे हैं वो है PPMLN, वो ये है कि डिवीजन जो है पोजीशन में वो बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं वो सब, जिसकी वजह से उन पे जो बाहर से एक प्रेशर होना चाहिए वो नहीं बन के आ रहा है। लेकिन ये कहना कि वज़ीर आज़म जो है वो मजबूत है, वो कतई गलत है। इस वक्त जो सूरत हाल बन के आ रही है वो डिफेंसिव पे है, और मेरा ख्याल ये है कि उन पे जो है जो मॉरल और पॉलिटिकल दबाव जो कि अंदरूनी तौर पे हो सकता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि सियासी जमातें जो हैं वो उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। और जैसे दुनिया में अगर ये कोई और वाक़या किसी और मुल्क में होता तो सब जो आवाज थी वो जी आपने को जो है मॉरल की जो बात कर रहे हैं जाहिद, जैसे अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, मॉरल का तो बदकिस्मती से उसको हमें साइड पे रखना होगा क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में उसका कोई रोल नहीं होता। अगर आप बात करें इसकी पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल में भी अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई साथ नहीं जुड़ के चलते तो वो भी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब पे। जी मजहर वेरी क्विकली मोरालिटी वहाँ भी क्वेश्चन हो जाएगी कि अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो जाए तो पीटीआई फिर मॉरल ग्राउंड पे कहाँ खड़ी होती। ठीक, आप ये भी सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मॉरल अगर आप उनको पीटीआई और पीपल्स पार्टी साथ चले तो फिर वहाँ भी लोग सवाल उठाएंगे मॉरल के हवाले से। एक बात जो बार बार उठ रही है, ये कहा जा रहा है अंसार कि जो लीगल फ्रंट है उसको हम शायद ठीक से उस पर फोकस नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि जीआईटी जो है, जीआईटी से बड़े मसले पैदा होंगे। अभी तो राना साहब ने कहा है कि जीआईटी में बड़ा कोऑपरेट करेगी गवर्नमेंट, उस पर भी बड़े हुकूमत की तरफ से
रिजर्वेशंस हमें पता चल रहा है कि है, जिसकी वजह से रिव्यू की बात हो रही है। दूसरी तरफ से इमरान खान साहब जीआईटी को क्रिटिसाइज करें, और अभी कुछ ही देर पहले हम देख रहे थे एक और चैनल में हारून रशीद साहब वो तो बड़े वसूख के साथ कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं खबर की बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि आर्मी चीफ जो हैं वो कुछ ही दिनों में ख़त लिखेंगे चीफ जस्टिस साहब से और कहेंगे कि हमारे इदारों को इससे आप जीआईटी से अलग रखें। और बार बार हारून रशीद साहब ने कहा ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कह रहा हूँ। चलें, वो तो खैर खबर है, पता लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं पर्सनली बीइंग अंसार अब्बासी आई डोंट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल फ्रॉम जीआईटी। जीआईटी में कौन लोग, अगर फ़ौज भी निकल जाती है तो जीआईडी, नैब, एफआईए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एससीसीपी, ये वही इदारे हैं जिनके ऊपर टोटल नो कॉन्फिडेंस किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं इवन अदरवाइज ये अगर इंडिपेंडेंट हो भी जाएं, आप वैसे भी एम्पावर हो भी जाएं, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कतर से मंगवानी है कुछ इन्फॉर्मेशन, तो कतर क्या जवाब देगा? कतर वो जवाब देगा जो मियाँ साहब चाहेंगे। यूएई क्या जवाब देगा? वो देगा जो मियाँ साहब चाहेंगे। सऊदी अरब क्या जवाब देगा? वो वही देगा जो मियाँ साहब चाहेंगे। सो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, 5-6 लोग कुछ ये नहीं बदल सकते। लीगल ग्राउंड्स के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई वीक केस इसीलिए है कि इसमें हमारी जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होनी चाहिए स्टेट लेवल की, वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जीआईटी को हासिल नहीं होगी। और जब तक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ना हो, वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ने के लिए, करप्शन को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं होता है। एंड दिस इज़ अ वेरी रीज़न कि इस मुल्क में करप्शन का केस बड़े बड़े लोगों के अगेंस्ट तमाम सबूत सामने मौजूद होते हैं, फिर भी कोई पकड़ा नहीं जाता, सब तो इसी वजह से जस्टिस खोसर साहब ने, जस्टिस गुलजार साहब ने 62-63 का कहा कि जी उन्होंने मियाँ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है स्पीच का, और उस स्पीच को उन्होंने धो दिया है। जो 3 जजेस थे जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट है उसमें उन्होंने स्पीच का मसला वैसे ही क्लियर कर दिया मियाँ साहब के, जहाँ वो ऑब्वियसली पकड़े जाते थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। परेड ग्राउंड में जलसा भी जोर पकड़ा। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस, डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका।
कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला है? कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त हमारे पास कम है क्योंकि हम जलसे पर जाना चाहेंगे, लेकिन हम अपने तीनों एनालिस्ट से यही सवाल पूछे जाते हैं कि क्या ये जो आज शुरू हुआ है जलसा, पहला जलसा इमरान खान साहब का, ये क्या कोई तहरीक बना पाएगा जिसके नतीजे में मियाँ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन करेंगे? जी देखिए, तहरीक तो ये बड़ा प्री मैच्योर है देखना। बस इलेक्शन की कैंपेन 2018 के मैं ये देखता हूँ कि उसके इलेक्शन की तैयारियाँ बस अब मज़ीद विद एवरी पासिंग डे इसके ऊपर एक जोश आएगा, एक वलवला आएगा, और उसके लिए अपोजिशन के पास जो बेस्ट जो ट्रम्प कार्ड है वो यही है, पनामा पेपर्स, और इसके ऊपर वो डिफेंसिव पे रखेंगे PMLN के प्राइम मिनिस्टर को डिफेंसिव पे रखेंगे। जी मजहर, देखिए नसीम, मुत्तहदा अपोजिशन तो मुझे होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि मुत्तहदा अपोजिशन अगर हो गई तो उसका सियासी फायदा नवाज शरीफ को होगा। ठीक। और दूसरी तरीके कि हमें माजी जैसी MRD या PNA तहरीक तो नजर नहीं आती, लेकिन इमरान खान की जो कैंपेन है और जो उनका पूरी कैंपेन उन्होंने बिल्ड की है, पॉलिटिक्स अपनी बिल्ड की है, उसमें उन्हें कामयाबी जरूर हासिल होगी। और इस लिहाज से कामयाबी होगी कि शायद 2013 से बेहतर रिजल्ट उनके लिए आए। उनके लिए 2013 से बेहतर रिजल्ट आए। जी जाहिद, इस जो कैंपेन शुरू किया उसका फायदा क्या होने जा रहा है? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है कि कोई तहरीक बन जाएगी। असल लड़ाई जो है वो पंजाब पे है अभी, बाकी तो सूबे जो है वो फ्रिंज पे हैं। अगर फर्ज के दबाव बढ़ाना है नवाज शरीफ से तो पंजाब में अगर कोई तहरीक चलती है तो शायद उसका असर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई तहरीक कामयाब हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अब ये जो है ये पूरी चीज़ मुझे लग रही है कि एक इलेक्शन कैंपेन की तरफ जा रही है, और उसी में जो है अगर इसको जो ये लोग जो इमरान खान अपने पार्टी को चलाते हैं, इस तरह से कोई जलसे जुलूस करते हैं, तो उसका असर इलेक्शन पे पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई तहरीक पाकिस्तान से पंजाब के अंदर इस किस्म की चलेगी कि जिसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो जो है उसको मजबूरन जो है इस्तीफा देना होगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाज़रीन, हमारे तीनों एनालिस्ट ये ख्याल है कि ये जो तहरीक है ये तहरीक इस नौयत की नहीं बनेगी कि जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को रिज़ाइन करना पड़े, लेकिन यकीनन जो पैनामा केस के बाद ये
चले हैं जल्द से जुलूसों की पूरी एक रीत इस वक्त, तो उसके नतीजे में इलेक्शन 2018 पर इसका असर होगा और शायद नवाज शरीफ साहब को नुकसान हो और यकीनन इमरान खान और पीटीआई उससे कुछ फ़ायदा उनको हासिल होगा। फिल वक्त हमारी तरफ से इतना ही। नाज़रीन, हम आपको कुछ ही देर में लेके चलेंगे जब इमरान खान साहब तकरीर शुरू करेंगे परेड ग्राउंड से। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक सेकेंड तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और